जय हिंद दोस्तों, मैं राज पंचेश्वर पंत स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं जनगणना के बारे में, 2011 की जनगणना के बारे में। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हम जानेंगे, जैसे कि भारत में जनसंख्या कितनी बढ़ी, जनसंख्या घनत्व में क्या परिवर्तन हुआ, ये बहुत सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 2011 की जनगणना। दोस्तों, 2011 की जनगणना बहुत इम्पोर्टेंट है। जो स्टूडेंट कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना सारी चीज़ें, और पूरा डाटा पता रहना चाहिए। और जो लोग नहीं भी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें भारत के बारे में कम से कम जानने मिलेगा कि जनसंख्या कितनी बढ़ रही है और क्या परिवर्तन हो रहा है, साक्षरता दर क्या है, घनत्व क्या है, लिंगानुपात क्या है, ये बहुत सारी चीज़ें जानने मिलेंगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा प्रथम जनगणना। भारत की प्रथम जनगणना। दोस्तों, भारत की प्रथम जनगणना 1872 में हुई थी। भारत की प्रथम जनगणना 1872 में हुई थी। दोस्तों, इस समय लॉर्ड मेयो गवर्नर थे। दोस्तों, इस समय भारत के गवर्नर लॉर्ड मेयो थे। उनके कार्यकाल में 1872 में भारत की पहली जनगणना होती है। इसके बाद हम देखते हैं नियमित जनगणना। नियमित जनगणना। दोस्तों, नियमित जनगणना भारत की 1881 में होती है। दोस्तों, इस समय भारत के गवर्नर अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड रिपन रहते हैं। लॉर्ड रिपन रहते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना दोस्तों 1951 में होती है, 1951 में होती है। जब भारत को आज़ादी मिल गई थी, मतलब हम स्वतंत्र हो चुके थे, उस समय भारत की पहली जनगणना हुई 1951 में। फिर दोस्तों, जनगणना में हमें एक चीज़ याद रखना है, जनगणना का महाविभाजक वर्ष। दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनगणना का महाविभाजक वर्ष किस वर्ष को माना जाता है, तो 1921 याद रखना है, 1921 याद रखना है, क्योंकि इस समय जनसंख्या बढ़ने की बजाय जनसंख्या घटी थी। तो पूछा जाता है कि महाविभाजक वर्ष, जनगणना का महाविभाजक वर्ष किसको माना जाता है, 1921। फिर याद रखना है दोस्तों, जाति आधारित जनगणना भारत में पहली बार कब हुई। जाति आधारित जनगणना भारत में पहली बार 1931 में होती है। 1931 में होती है। दोस्तों, ये सब जानते हैं कि जनगणना हर 10 साल में होती है। और जाति आधारित जनगणना कहने का मतलब है कि इसमें जो है अलग अलग बताया गया कि इसमें अलग अलग जाति के कितने कितने प्रतिशत लोग हैं, उसके हिसाब से जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई। दोस्तों, इसके बाद हम जानते हैं 2011 की जनगणना। 2011 की जनगणना दोस्तों हर 10 साल में जनगणना होती है, तो 2011 में जनगणना हुई थी। इस समय भारत के जनगणना आयुक्त या कमिश्नर कहना चाहिए, कमिश्नर सी चंद्रमौली थे। सी चंद्रमौली, यहाँ पे मैं आयुक्त लिख देता हूँ, आयुक्त
2011 की जो हमारी जनगणना हुई उसमें जनगणना आयुक्त या जनगणना कमिश्नर जो है सी चंद्रमौली थे, शैलेश चंद्रमौली। और दोस्तों यहीं पे हम बात करें तो 1981 के टाइम पे जनगणना आयुक्त, पहले जनगणना आयुक्त WW प्लाडेन थे। और हम बात करें स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना के समय आयुक्त कौन थे, तो उस समय याद रखना है RA गोपालास्वामी की जनगणना आयुक्त थे। दोस्तों 2011 की जनगणना के बारे में बात करें तो 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य नारा हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये था 2011 की जनगणना में आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। दोस्तों हम जानते हैं इस समय शुभंकर क्या रखा गया था, 2011 की जनगणना में शुभंकर रखा गया था प्रांगणक शिक्षिका शुभंकर था, मस्कट था ये। फिर याद रखना है दोस्तों जब जनसंख्या की बात हो रही है और जनगणना की बात हो रही है तो हम 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं 11 जुलाई को, ये याद रखना है। और दोस्तों जो जनसंख्या की बात हो रही है तो मैं बता दे रहा हूँ कि जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है, जनसंख्या के अध्ययन को दोस्तों डेमोग्राफी कहते हैं। तो दोस्तों इतनी चीज़ें याद रखना है 2011 की जनगणना के बारे में कि अध्ययन को क्या कहा जाता है, जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं, शुभंकर क्या था और आदर्श वाक्य क्या था। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि 2011 की जो जनगणना है पूरे भारत की हम पहले बात करें तो 2011 की जो जनगणना है ये 15वीं जनगणना थी, 15वीं जनगणना। अभी तक जो जनगणना हुई है ये 15वें नंबर की जनगणना थी, 15वीं। और यदि हम बात करें स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना थी, स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना थी। और पूरे शुरू से हम यदि हम देखें तो पूरे भारत की ये 15वें नंबर की जनगणना थी। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं मेन डाटा जो जनगणना में प्राप्त हुआ। दोस्तों हम जनगणना को इस तरह से देखेंगे, हम एक तरफ लिखेंगे भारत और दूसरी तरफ लिखेंगे MP मध्य प्रदेश। तो जनगणना को हम भारत और मध्य प्रदेश दोनों को कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे कि भारत में क्या लिखना है, MP में क्या लिखना है, इस तरह से। तो सबसे पहले देखते हैं, बात करते हैं जनसंख्या की बात करते हैं तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वो 121 करोड़ के आसपास थी, या उसको हम कहें 121,0569573। हम लगभग कह सकते हैं 121 करोड़ के आसपास, 121 करोड़ के आसपास उस समय जनसंख्या थी। अभी तो जनसंख्या बढ़ गई होगी, तो उस समय की जनसंख्या 121 करोड़ के आसपास, ये याद रखना है। और मध्य प्रदेश की जनसंख्या देखें उस समय तो ये जनसंख्या थी 7.5 करोड़ के आसपास। सात करोड़ के आसपास ये जनसंख्या थी। दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं जनसंख्या घनत्व डेंसिटी के बारे में हम देखते हैं। तो दोस्तों इसमें यह याद रखना है जनसंख्या घनत्व में भारत का जनसंख्या घनत्व, मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना था ये पूछा जाता है। तो
भारत का जनसंख्या घनत्व 382 था, याद रखना है 382, और मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 236 था। 236 और 382 याद रखना है, पूछा जाता है। भारत का जनसंख्या घनत्व 282 और मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 236। उसमें हम सबसे पहले देखते हैं जनसंख्या घनत्व का मतलब है कि 1 किलोमीटर पे कितने लोग रहते हैं। तो हम इसको लिखेंगे 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये याद रखना है। दोस्तों, भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ये हम जानते हैं। और जनसंख्या घनत्व निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि पूरी जनसंख्या में इतने क्षेत्रफल का भाग देना पड़ेगा, तभी 1 किलोमीटर पे कितने लोग रहते हैं, 1 किलोमीटर पे कितने लोग रहते हैं, ये निकल पाएगा। तो इसमें हम देखते हैं कि किस राज्य का, भारत में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों याद रखना है, यहाँ पे मैं अधिक और कम वाला बस लिखूंगा, अधिक और कम। भारत में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो याद रखना दोस्तों बिहार। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, इसका मतलब है कि बिहार में 1 किलोमीटर के अंदर 1106 लोग रहते हैं। वहीं हम बात करें सबसे कम जनसंख्या घनत्व की, तो वो है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जिसकी राजधानी ईटानगर है, जो पूर्वोत्तर राज्य में पड़ता है। दोस्तों इसकी जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था उस समय, मतलब 1 किलोमीटर पे 17 लोग रहते थे। वहीं पे बिहार में 1 किलोमीटर पे 111 लोग रहते थे। तो याद रखना दोस्तों, अधिक वाला बिहार है और कम वाला अरुणाचल प्रदेश है। इसके बाद हम देखते हैं एमपी में। तो एमपी में 1 किलोमीटर पे 236 लोग आते हैं। उसमें हम बात करते हैं सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला और सबसे कम जनसंख्या वाला जनसंख्या घनत्व वाला जिला। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वो भोपाल है, क्योंकि भोपाल का एरिया कम है। और भोपाल में 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ का जनसंख्या घनत्व है। 855 लोग 1 किलोमीटर क्षेत्र में रहते हैं। वहीं पे हम बात करें कम जनसंख्या घनत्व की, तो यहाँ पे डिंडोरी है और इसका जनसंख्या घनत्व 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दोस्तों याद रखना है, भारत के लिए बिहार याद रखना है, कम के लिए अरुणाचल प्रदेश याद रखना है, और एमपी में अधिक के लिए भोपाल और कम में डिंडोरी याद रखना है। ये पूछे जाते हैं अक्सर। इसके बाद हम देखने वाले हैं जनसंख्या घनत्व, लगभग सभी को समझ में आया होगा। दूसरी चीज हम देखने वाले हैं लिंग। दोस्तों इसके बाद हम देखने वाले हैं लिंगानुपात के बारे में। तो लिंगानुपात क्या है ये जानते हैं। तो भारत का जो लिंगानुपात है वो 943 है, 943, और एमपी का जो लिंगानुपात है वो 931 है। ये दो डाटा याद रखना है, 943। अब इसमें भी हम देखने वाले हैं 943 कहने का मतलब है, 943 कहने का मतलब है कि 1000 जेंट्स पे इतनी महिलाएं, 1000 जेंट्स पे इतनी महिलाएं। ठीक, इसमें हम देखने वाले हैं सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य। अधिक लिंगानुपात वाला राज्य जो है वो केरल है, और केरल का लिंगानुपात जो है वो 1084 है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य वो है हरियाणा, और इसका लिंगानुपात है 879। मतलब केरल में 1000 पुरुषों पे इतनी महिलाएं हैं, 1000 पुरुषों पे इतनी महिलाएं हैं, मतलब महिलाएं ज़्यादा है केरल में। तो लिंगानुपात बहुत ही अच्छा है केरल का, और हरियाणा पे सबसे कम है। फिर हम देखते हैं एमपी में। तो एमपी में सबसे
सबसे अधिक और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला एमपी में वो है बालाघाट। सभी जानते हैं बालाघाट में 1021 यहाँ का लिंगानुपात है, 1021। इसका मतलब है 1000 मेल पे इतनी फीमेल। और कम की हम बात करें तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है भिंड, जिसका लिंगानुपात है 837। इसका मतलब है 1000 मेल पे इतनी फीमेल। दोस्तों तो इस तरह से याद रखना है कि भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, कम वाला कौन सा राज्य है, जिला अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं साक्षरता दर। साक्षरता दर लिटरेसी रेट। तो भारत का लिटरेसी रेट जो है वो 73% है। और हम बात करें एमपी का, तो एमपी का है 69.3%। इसमें भी दोस्तों हम बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा साक्षर लिटरेट स्टेट कौन सा है। तो अधिक और कम की हम यहीं पे बात करते हैं शॉर्ट में। तो सबसे अधिक साक्षर राज्य जो है वो क्या है, केरल है। यहाँ का लिटरेसी रेट 94% है। 94% है। इसका मतलब 100% लोगों में से 94% लोग पढ़े लिखे हैं, साक्षर हैं, लिटरेट हैं। और हम बात करें सबसे कम साक्षर राज्य की, वो है बिहार, 61%। बिहार 61%। और यदि हम मध्य प्रदेश में देखें तो सबसे अधिक साक्षर जिला है जबलपुर। यहाँ का लिटरेसी रेट है 81%। 100 में से 81% लोग जो है वो लिटरेट हैं। और सबसे कम की बात करें हम यहाँ पे तो वो है अलीराजपुर। 36% लोग यहाँ पे लिटरेट हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमने देखे कि सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य केरल है, सबसे कम बिहार है। और एमपी के अंदर देखें तो सबसे अधिक साक्षर जिला जबलपुर है और सबसे कम अलीराजपुर है। और याद रखना है दोस्तों इसमें अलग से, यदि मेल में साक्षर पूछता है, मेल में अधिक साक्षर वाला जिला पूछता है तो हमें जबलपुर लगाना है। और फीमेल में भोपाल लगाना है। सबसे ज़्यादा साक्षर फीमेल, उसके लिए भोपाल लगाना है। ठीक, तो ये याद रखना है दोस्तों। और इसमें याद रखना है सबसे ज़्यादा साक्षर जिला जबलपुर है, लेकिन दूसरे नंबर पे आता है इंदौर। दूसरे नंबर पे इंदौर। दोस्तों यहाँ और मैं बताना चाहूँगा कि बालाघाट जो है, बालाघाट में लिंगानुपात हम देख रहे थे, लिंगानुपात बालाघाट का सबसे ज़्यादा है। इस तरह से याद रखना है कि 1000 से ऊपर वाले कितने जिले हैं, 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले कितने जिले हैं, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना। तो बालाघाट तो एक है ही, डिंडोरी याद रखना है, मंडला याद रखना है, अलीराजपुर याद रखना है, अलीराजपुर। तो बालाघाट, डिंडोरी, मंडला और अलीराजपुर, बालाघाट, डिंडोरी, मंडला और अलीराजपुर 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले जिले हैं, ये याद रखना है। दूसरी चीज हम इसमें देखते हैं शिशु लिंगानुपात के बारे में। शिशु लिंगानुपात के बारे में तो दोस्तों भारत का शिशु लिंगानुपात है 919 और मध्य प्रदेश का 918 है। बस इसके बारे में हम इतना ही जानेंगे कि पूरे भारत का लिंगानुपात है, शिशु लिंगानुपात है 919 और पूरे एमपी का 918। शिशु लिंगानुपात में दोस्तों ये देखा जाता है, बच्चों पे देखा जाता है कि 1000 लड़के पे कितनी लड़कियां, इस तरह से ये निकाला जाता है, देखा जाता है। दोस्तों इसके बाद हम देखने वाले हैं, ये सभी समझ में आया होगा बारे में, केंद्र प्रशासित प्रदेश के बारे में। और केंद्र प्रशासित प्रदेश हम सभी को पता है कि अभी टोटल 28 राज्य हो गए हैं, 28 राज्य हो गए हैं और 8 केंद्र प्रशासित प्रदेश हैं। 8
केंद्र प्रशासित प्रदेश हैं, लेकिन 2011 की जनगणना के समय ये केंद्र प्रशासित प्रदेश ज़्यादा थे। मतलब जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख अभी जो बना है वो पहले राज्य थे। उसके हिसाब से हम देखने वाले हैं। तो बात करते हैं जनसंख्या की। सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र प्रशासित प्रदेश दिल्ली है, और सबसे कम की बात करें तो ये है लक्षद्वीप। और यहीं पे हम बात करें जनसंख्या घनत्व की बात करें केंद्र प्रशासित प्रदेशों में, तो सबसे अधिक डेंसिटी जनसंख्या घनत्व जो है वो दिल्ली की ही है, और सबसे कम अंडमान निकोबार ये सबसे कम डेंसिटी है यहाँ पे। दूसरी चीज हम देखें कि साक्षरता के बारे में, तो सबसे ज़्यादा लिटरेट साक्षर केंद्र प्रशासित प्रदेश में लक्षद्वीप है, और सबसे कम है दादरा नगर हवेली, ये सबसे कम लिटरेट है। और यदि हम बात करें यहाँ पे लिंगानुपात की हम बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला केंद्र प्रशासित प्रदेश जो है वो है पांडिचेरी, और सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र प्रशासित प्रदेश वो दमन-दीव था। दोस्तों, इस तरह से याद रखना है कि केंद्र प्रशासित प्रदेशों में अधिकतम और पूरे भारत में, जैसे कि हमने जाने कि जनसंख्या घनत्व कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, इस तरह से समझ में आया होगा। दूसरी चीज़ हम देखते हैं, पूरे विश्व का भारत जो है क्षेत्रफल, पूरे विश्व का भारत क्षेत्रफल में 2.4% है। पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 100% में से भारत का जो क्षेत्रफल है वो 2.4% है। और हम जनसंख्या की बात करें तो पूरे विश्व की जनसंख्या 100% में से भारत के पास 17.5% जनसंख्या है। 17.5% जनसंख्या है। वही हम भारत की बात करें, भारत के अंदर देखें तो हम यहाँ पे एमपी को कंपेयर करते हैं, मध्य प्रदेश को कंपेयर करते हैं। पूरे भारत का मध्य प्रदेश क्षेत्रफल में 6% है। और जनसंख्या की बात करें तो 9.38% है। और शायद यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है, यहाँ पे अच्छे से देखना है कि जनसंख्या में 6%, शायद जनसंख्या में 6% है। पूरे भारत का मध्य प्रदेश में जनसंख्या 6% है, और पूरे भारत का क्षेत्रफल से मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 9.38% है। इसको मैच कर लेना है, शायद ये सही है। तो दोस्तों, समझ में आया होगा कि इस तरह से जनगणना हम यदि पॉइंट टू पॉइंट पढ़ें तो सारी चीज़ें याद भी रहेंगी, समझ में भी आएगा, और कोई क्वेश्चन गलत होने के चांस नहीं होंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।